नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। अभी मैं आज भी लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों की। प्रश्न नंबर एक, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 है रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये शब्द, ये जो संधि विच्छेद है, ये जो संधि हो रही है, रीत्य अनुसार जो शब्द बना है, ये बना है आपके यण संधि से। इससे बना है ये यण संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, नियम क्या है यण संधि का, मैं आपको पिछले पेपर में भी बताता आ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यण संधि का नियम क्या है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या उ या री हो, ई उ या क्या हो, री हो, तो ऐसी हालत में अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई उ या री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या हो, ई उ या री हो, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो, कोई भी असमान स्वर आता है, तो संधि करने पर अब ये जो ई होता है ये तो बदल जाएगा य में, ये उ जो है ये चला जाएगा व में, और ये जो री है या व र, तो ये बदल जाता है र में। अर्थात ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा, और री के स्थान पर र हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ई उ या री हो, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर का मतलब है ई के बाद ई को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर आ जाए, उ के बाद उ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, और री को छोड़कर री के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए, तो ये सब इसके लिए असमान स्वर हो जाएंगे। तो यदि ऐसा होता है तो ई तो य में, उ व में, और री र में बदल जाता है। ध्यान देना, ये तीनों ही आधे होंगे। अब अभी ये जो शब्द दिया है यहाँ पर रीति अनुसार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी ये हो जाएगा आपका रीति धन अनुसार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीति धन अनुसार। अब ये कैसे, ये नियम लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ये शब्द है आपका रीति धन अनुसार, शब्द है यहाँ पर रीति धन अनुसार। अब आप देखिएगा कैसे बना ये शब्द, तो ये प्रथम शब्द है रीति, इसका प्रथम वर्ण अंतिम शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? ई, छोटी ई की मात्रा है, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यहाँ पर क्या आ रहा है? अ। तो ऐसी हालत में ई के बाद असमान स्वर आ गया, तो ई किस में गया मित्रों? यहाँ पर आधे य में। अब इसमें यहाँ पर ये अ जोड़ना होता है, तो ये अ यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा ये य, अर्थात ये जो य है जो आधा था ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधे य में जब आप आ जोड़ोगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये तो बन गया एक, ये तो हो गया आपका एक चरण पूरा हो गया। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर क्या बचा आपके पास? तो आधा त बचा है, क्योंकि आपने यहाँ से ये निकाल लिया, तो और इधर से निकाल लिया आपने अ, तो यहाँ बचा आपके पास क्या? अनुसार। अब आप देखिएगा आपने यहाँ पर क्या बना लिया है? य, ई और यह मिलकर क्या बन गए? य। तो अब इसको आप ले आएंगे, तो अब ये त आधा है, आधा ही रह जाएगा, उधर से आ रहा है य, और इधर पड़ा हुआ है अनुसार। तो ऐसी हालत में शब्द क्या बन रहा है आपका? रीति अनुसार। तो रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार। बताइए कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। यण संधि में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या उ या री हो, तो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए? कोई भी असमान स्वर आता है, तो संधि करने पर ई तो या में, उ व में, और री र में बदल जाता है। ये रहा आपके सामने उदाहरण और इस प्रश्न का उत्तर। रीति अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार। और देख लीजिए, जैसे आपने लिखा है इति धन आदि, शब्द है इति धन आदि, तो ऐसे हालत में आप देखिए यहाँ पर आया ई, यहाँ पर आ गया आ, तो ई के बाद असमान स्वर आया, तो ऐसे हालत में ये जो ई है ये किस में जा रहा है? आधे य में जा रहा है, और इसमें आपको क्या जोड़ना है? ये आ जोड़ना है। तो अभी यहाँ पर हो गया ये या, यहाँ बन गया शब्द या। अब यहाँ देख लीजिए क्या बचा? तो आधा त बचा, चूंकि आपने ए निकाल लिया तो आधा त बचा, यहाँ आ निकाल लिया तो यहाँ दी बचा। अब इधर ले आएंगे इसको, तो अभी यहाँ पर है आधा त, और यहाँ पर आ रहा है ये या। ऐसे हालत में शब्द क्या बन जाएगा? इत्यादि। ये भी किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है।
इस प्रकार रीति अनुसार कौन सी संधि हो रही है इसमें, यण स्वर संधि। तो इसके अनुसार आप देखिए रीति अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा, रीति धन अनुसार। ऐसे ही और भी बहुत सारे खूब सारे शब्द बनते हैं इस नियम से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रीति धन अनुसार। क्या बनने वाला है यहाँ पर, रीति अनुसार। कौन सी संधि से बना है ये, यण स्वर संधि। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, नयन, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्या शुद्ध संधि विच्छेद है, अब देखिए यहाँ पर ये जो संधि है इसमें हो जाएगा आपका ने धन अन। इसका उत्तर हो जाएगा नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अन। अब ये कौन सी संधि मित्रों, तो ये है आपकी अयादि स्वर संधि। ये कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा कैसे बना ये शब्द, अयादि स्वर संधि से बना है। तो अयादि स्वर संधि में क्या होता है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ या औ हो, ए आई ओ औ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आई ओ औ। और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि कोई भी असमान स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर ये जो ए है ये तो बदल जाएगा आई में, आ या आधा है यहाँ पर, ये ए बदल जाएगा आ या, आई जो है वो बदल जाएगा किसमें, आई में, ओ जो है वो बदल जाएगा औ में, और ये जो औ है ये बदल जाएगा आउ में। तो ऐसे हालत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ होता है तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर क्रमशः आई आय औ औ हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होना है, तो ने धन अन, नयन शब्द की संधि विच्छेद क्या है, नयन शब्द का ने धन अन। तो अब आप देखिए कैसे बनाए ये शब्द, तो ने धन अन। यहाँ पर देखिएगा प्रथम शब्द में न में एक ही मात्रा है, एक मात्रा वाला, तो ये ए हो गया। बाद में आ गया यहाँ पर अ, अर्थात ए के बाद असमान स्वर आ गया तो ये एक किसमें बदल रहा है मित्रों, आय में, आ या। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये, अब इसमें जोड़ना है आपको ये अब इसमें क्या जोड़ना है आपको, ये आ जोड़ना है। तो आ जुड़ते ही आप देख रहे हैं ये आ तो पूरा था, लेकिन ये जो यह आधा था ये भी इस आ के आ से आ की मात्रा जुड़ने पर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर बन गया शब्द आ या। अब इधर आ जाओ, इधर क्या बच रहा है आपके पास, आधा ना ए निकालने के बाद, और इधर आ निकालने के बाद इधर भी बच रहा है ना। अब आप ले आएंगे इसको, तो अभी ऐसे हालत में ये आ रहा है तो ये ना को पूरा कर देगा, आ की मात्रा लगकर, साथ में यह आ रहा है और यहाँ पर ना पड़ा हुआ है। तो बड़ा ही बताइए क्या शब्द बना है यहाँ पर, नयन। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है आपकी, अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने धन अन। क्या हो जाएगा, ने धन अन। ये रहा आपके सामने। और देखिएगा और बात कर लेते हैं अन्य संधियों की, एक दो शब्द और बता देता हूं। तो जैसे मान लीजिए अगर ये दो मात्रा ने धन अप शब्द है, ने धन अप, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आई आ रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आई, और यहाँ पर क्या आ रहा है, आ। तो ऐसे हालत में आई के बाद आ आया, तो ऐसे हालत में ये जो आई है ये आई किस में जा रहा है, आय में। किसमें गया, आई, आय में गया। और इसमें आपको क्या जोड़ना है, यहाँ पर आ जोड़ना है। तो ये आ जोड़ते ही अब ये जो है वो पूरा हो जाएगा, तो यहाँ शब्द हो जाएगा आपका आय, पूरा बन गया शब्द यहाँ पर आय। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ बचा आपके पास आधा न, और यहाँ बचा आपके पास पूरा क। अब आप इसको ले आएंगे तो अभी ये न जो है वो आ की मात्रा से मिलकर पूरा हो गया, साथ में आया यह, और यहाँ पड़ा हुआ है क। तो यहाँ शब्द क्या बना है, नाय। यहाँ शब्द क्या बन गया, नाय। तो ये संधि है कौन सी, तो ये है मित्रों कौन सी संधि, अयादि स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, अयादि स्वर संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आ जाए तो संधि करने पर ए तो आई में, आई आय में, ओ औ में, और औ आओ में बदल जाता है। यहाँ पर दिए ये दो उदाहरण। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नए धन अन। ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना। आपको देखना है उनमें से कि व्यंजन संधि से बना हुआ शब्द कौन सा है। तो अभी लिखा है प्रत्येक,
तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होता है प्रति धन एक। देख लीजिए यण संधि है, ये कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। अभी बताया था पहले प्रश्न में। यहां पर है महाधन ऋषि, यहां पर क्या है? महाधन ऋषि। ये है गुण स्वर संधि। कौन सी है? गुण स्वर संधि। फिर यह है उत्धनहार, उत्धनहार। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो स्वर संधि, ध्यान देना, स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर आएगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी स्वर आएगा। जबकि व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि जो होती है उसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, दोनों में से एक कम से कम व्यंजन जरूर आएगा। हो सकता है दोनों तरफ व्यंजन आए, हो सकता है आगे व्यंजन आए, हो सकता है पीछे की तरफ व्यंजन आए, पर एक तरफ व्यंजन जरूर आएगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर उत्धनहार, इसका संधि विच्छेद हो रहा है, तो ऐसे हालत में तारा यहाँ पर आधा है, ये तो इसमें स्वर नहीं है, क्या व्यंजन है ये। तो ऐसे हालत में त के बाद यानी व्यंजन के बाद यहाँ पर हा आया, तो व्यंजन व्यंजन आ रहे हैं दोनों। तो ये कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है यहाँ पर? व्यंजन संधि। और ये जो पोधन अन लिखा है, पवन पोधन अन, यहां भी स्वर है और यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है और यहां भी स्वर है। जबकि उद्धार शब्द में त के बाद हा आया, यानी यहां भी व्यंजन है और यहां भी व्यंजन। तो यहां पर व्यंजन संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? उद्धार। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्धनहार, व्यंजन संधि है उद्धार। तो ऐसे हालत में शब्द बन जाएगा क्या आपका? उद्धार, उत्धनहार। त के बाद ह वर्ण आता है तो त तो द में और ह ध में बदल जाता है। अभी इसी नियम के कई सारे उदाहरण है आपके सिलेबस में। पतधन हति, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त हो, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए? ह आ जाए। तो ऐसी हालत में संधि करने पर त तो द में, ये द में, और ह जो है वो ध में बदल जाता है। ये शब्द हो गया पद्धति। आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, पद्धति। कैसे लिखते हैं? पद्धति। तो अब ये व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है आपका? उत्धनहार, व्यंजन संधि हो जाएगी यहां पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, उपर्युक्त शब्द का सही विग्रह क्या है? संधि विच्छेद क्या है? इसका संधि विग्रह क्या है या संधि विच्छेद क्या है? तो अभी ये भी है आपकी यण संधि। ऊपरी धन उक्त शब्द है यहाँ पर, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा यण संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई उ या री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ई तो य में, उ व में और री र में बदल जाता है। तो अभी यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? कैसे बनेगा? तो यह है ऊपरी धन उक्त। अब अभी यहाँ पर प्रथम शब्द है ऊपरी और इस ऊपरी का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? री, और री में किसकी मात्रा है? ई की, और बाद में आ रहा है यहाँ पर उ। तो ऐसे हालत में ई के बाद असमान स्वर आ गया तो ये ई किस में गया? ये गया मित्रों आधे य में। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है? तो ये उ जोड़ना है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा यू। ठीक है। अब अभी यहाँ पर क्या बचा आपके पास? तो यहाँ बचा आपके पास आधा र और यहाँ बचा तत्व। ये अब आप ले आएंगे इसको। तो ऐसे हालत में आधा र है, उधर से यू आ रहा है और तत् यहाँ पड़ा हुआ है, तो शब्द क्या बन गया? ये उपयुक्त। अभी आधा र है, तो इस आधे र को आप क्या करते हैं? आने वाले पूर्ण वर्ण पर चला देते हैं। शब्द क्या बन गया आपका? उपयुक्त। शब्द क्या बन गया यहाँ पर? उपयुक्त। तो ऐसे हालत में उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऊपरी धन उक्त। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 5, वयोवृद्ध का संधि विग्रह है। अब ये जो संधि है ये है आपकी विसर्ग संधि। याद रखना, विसर्ग संधि में हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के बाद विसर्ग आएगा। तो ये जो शब्द है ये कैसे बना है? वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध। ये रहा। क्या नियम है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? आ या आ, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी सघोष वर्ण आए। याद कीजिए सघोष वर्ण कौन कौन से? एक तो है आपके कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके बाद य, र, ल, व, ह और स्वर। तो इनमें से कोई सा भी आ जाए तो संधि करने पर विसर्ग ओ में बदल जाता है।
ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये शब्द, वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध। अब अभी यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है यहाँ पर, व। तो ऐसे हालत में आग के बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा यर ल वह या स्वर आ जाए तो ये विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा। तो ऐसे हालत में जो विसर्ग है इसकी मात्रा किस में बदल जाएगा, ओ में, और ये शब्द बन जाएगा आपका क्या, वयोवृद्ध। शब्द क्या बन जाएगा, ये वयोवृद्ध शब्द बन जाएगा। अब इससे कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है सरह धन ज। अब आप गिन लीजिए ज कौन सा वर्ण है, तीसरा चौथा पांचवा, तो च छ ज तीसरा है, तो आपके बाद क्या आ गया यहाँ पर, आपके बाद आ गया ज। तो ऐसे हालत में ये विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा। तो बताइए क्या शब्द बनेगा यहाँ पर, सरोज। फिर जैसे आप बोलते हैं मनः धन विज्ञान, शब्द है मनः धन विज्ञान, फिर यर वो आ गया, तो ऐसे हालत में ये विसर्ग किस में जाएगा, ओ में जाएगा। तो यहाँ शब्द बन जाएगा मनोविज्ञान। और लिखिएगा जैसे आप बोलते हैं पयः धन द, शब्द है पयः धन द। अब द देख लीजिए कौन सा वर्ण है, ता था द तीसरा वर्ण है। तो अगर आ या आ के बाद तीसरा चौथा पांचवा यर ल वह या स्वर आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो ऐसे हालत में आ के बाद आ गया द, तो ये विसर्ग किस में चला जाएगा, ओ में चला जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, पयोर। तो इस प्रकार ये विसर्ग संधि का नियम है। तो यहाँ पर वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वया धन वृद्ध। ये रहा आपका इसका उत्तर। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 6, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग क्या बताए थे आपको, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उसमें विशिष्टता, उसके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आप देख लीजिए कौन सा शब्द ऐसा है जो मूल शब्द है। अब ये जैसे यहाँ पर अपधन वाद अपवाद है, पराधन जय पराजय हो गया, प्रधन भाव प्रधन भाव प्रधन भाव हो गया, ये भी उपसर्ग हो गया, ये भी उपसर्ग हो गया, ये भी उपसर्ग हो गया। लेकिन ओढ़ना ओढ़ना ये क्या है, मूल शब्द है, तो ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ओढ़ना। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यहाँ अप उपसर्ग है, यहाँ परा उपसर्ग है और यहाँ पर प्र उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ उपसर्ग नहीं हो सकता, ये डरा कोई मूल शब्द नहीं होता, तो ये मूल शब्द। इस प्रकार कौन सा उपसर्ग नहीं है इसमें, ओढ़ना शब्द में कोई उपसर्ग नहीं। प्रश्न नंबर 7, चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। अब ये जो शब्द है ये इस प्रकार से बना है, चिरधन आयु होने में, तो अब उपसर्ग आपको पता है उपसर्ग में संधियां होती है, स्वर संधि काम आती है, तो ये दीर्घ स्वर संधि से बना है। चिरधन आयु, चिर का मतलब लंबी या पुरानी, आयु का मतलब आयु, तो लंबी आयु, चिरायु भव बोलते हैं ना। तो ऐसे हालत में ये शब्द किससे बना है, चिरधन आयु। किससे बना है ये शब्द, चिरधन आयु, तो ये चिरायु शब्द हो जाएगा। याद रखना विसर्ग, ये जो आपके उपसर्ग होते हैं, क्षमा कीजिएगा, उपसर्ग जो होते हैं उसमें स्वर संधि के नियम लगते हैं। तो चिरधन आयु दीर्घ संधि है, तो ऐसे हालत में आप देख लीजिए ये अ और ये आ, तो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, तो आधा र, यहाँ बचेगा यू, आप ले आएंगे इसको, तो अब ये र की र पर रख जाएगी आपकी मात्रा और यू शब्द यहाँ पड़ा हुआ है, तो शब्द क्या बन गया आपका, चिर। ये दीर्घ स्वर संधि से बनेगा, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका, चिर उपसर्ग। प्रश्न नंबर 8, अहमदाबाद, अहमदाबाद में कौन सा प्रत्यय लगा है। अरे ये है उर्दू फारसी अरबी फारसी प्रत्यय, तो अहमदाबाद, अब ये इसमें लगा है आबाद। कौन सा प्रत्यय लगा है, आबाद। अहमद के द्वारा आबाद, अहमद धन आबाद, तो अहमदाबाद बन जाएगा। ऐसे आप देखिएगा हैदर के द्वारा आबाद, तो हैदराबाद, यहां भी आबाद प्रत्यय है। फिर आप बोले सिकंदर के द्वारा आबाद, तो सिकंदराबाद,
ये हो जाएगा कौन सा, सिकंदराबाद। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आबाद प्रत्यय लगा हुआ है। अहमद धन आबाद, तो अहमद के द्वारा आबाद। हैदर धन आबाद, हैदर के द्वारा आबाद। सिकंदर धन आबाद, तो सिकंदराबाद। ये अरबी फारसी प्रत्यय होते हैं, तो इसका भी हिंदी में प्रयोग बहुतायत से होता है। तो अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आबाद। आप जानते हैं प्रत्यय का मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते नए या नए शब्द का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आबाद प्रत्यय से बनाया आपका ये अहमदाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद आदि शब्द। प्रश्न नंबर 9, माधुरी शब्द आ रहा है यहां पर, माधुरी। माधुर्य में कौन सा प्रत्यय लगा है, ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लासों में मैं बताता आ रहा हूं, पिछले पेपर में आपको में ये अपत्यवाचक प्रत्यय होते हैं। कौन से हैं, अपत्यवाचक, संतानवाचक प्रत्यय होते हैं। तो इन प्रत्ययों में आप ये जो प्रत्यय जुड़ते हैं किसी न किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे। तो अगर मूल शब्द का पहला स्वर इसके पीछे भी जुड़ रहे, मूल शब्द का पहला स्वर, पहली मात्रा यदि आ या आ हो, यदि क्या हो, आ या आ, तो उसे आ में बदल देते हैं। आ या को किस में बदल देते हैं, आ में। फिर अगर ई या उ या ई या ए हो, ई या क्या हो, ए हो, तो वो बदल जाएगी आई में। और अगर उ या ओ औ हो तो उसको बदल देते हैं औ में, तो किस में बदलते हैं, औ में। और अगर री हो, पहले में मात्रा पहला स्वर अगर क्या हो, री हो, तो उसे आर में बदल देते हैं। से किस में बदलते हैं, आर में। और अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं। और क्या कर देते हैं, अंतिम स्वर का लोप। तो ऐसी हालत में यहां पर अब ये जो माधुर्य शब्द बना है ये किस प्रत्यय से मिलकर बना है, या से। इक, या, आ, ए, ई, ये सारे प्रत्यय उनतावाचक, संतानवाचक प्रत्यय होते हैं। तो ऐसी हालत में अब ये शब्द कैसे बनेगा, अब ये शब्द बनेगा मधुर धन य, शब्द है मधुर धन य। तो अब आप लीजिए मूल शब्द क्या है यहाँ पर, मधुर। तो पहली मात्रा क्या है इसमें, माँ में आ की मात्रा है, तो आपको किस में बदल देंगे आप, आ में, या आ में बदल दिया। बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अंतिम स्वर का लोप कर दिया और क्या जोड़ दिया यहाँ पर, य। तो ये जो आधा र है इसको आप क्या करते हैं, यहाँ पर आने वाले पूर्ण वर्ण पर बिठा देंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, माधुरी। और देख लीजिए जैसे आप बोलते हैं दीति धन य, शब्द है दीति धन य, तो अगले ई आ रहा है, पहला शब्द पहली मात्रा ई है, तो ये ई किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। अंतिम स्वर का लोप कर दिया और यहां जोड़ दिया आपने ये य, क्या बन गया शब्द, देते। समान धन य, शब्द है समान धन य, तो आ रहा है पहला स्वर, तो आपको आपने आ में बदल दिया, बीच वाला ऐसे कैसे रह गया, अंतिम स्वर का लोप कर दिया और ये य जोड़ दिया, क्या बनाया यहाँ पर, सामान्य। और देख लीजिए जैसे आप बोलते हैं अदिति धन य, तो अभी ये आ रहा है, आप किस में जाएगा, तो आ में जाएगा, तो ये आ हो गया, बीच वाला ऐसे कैसे रह गया, अंतिम स्वर का लोप किया और ये जोड़ दिया, क्या बनाया ये, आदित्य। और देख लीजिए कवि धन य, तो ऐसे हालत में का में आ की मात्रा है, तो आ किस में जाएगा, आ में जाएगा, अंतिम स्वर का लोप करेंगे और ये जोड़ देंगे, क्या बन गया, काव्य। देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, यह, तब क्या बनाया आपका शब्द, माधुर्य। ये उनतावाचक प्रत्यय, कौन से प्रत्यय, उनतावाचक प्रत्यय। तो ऐसे हालत में माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, यह प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 10, वर्तनीगत अशुद्धि आ गई। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से क्या है, कोई अशुद्ध शब्द है, तो अनुषंगिक, अशुद्ध शब्द ढूंढना है, अनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दायित्व। अनुषंगिक बिल्कुल ठीक है, अनुधन संगिक, आध्यात्मिक, अध्यात्म, आत्मिक बिल्कुल ठीक है, दायित्व ये रहा, इतिहास, ऐतिहासिक। ध्यान दीजिएगा अभी अभी बताया मैंने आपको प्रत्यय, तो अभी अभी देखे आपने उनतावाचक प्रत्यय, अब इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, कैसे बनेगा शब्द, तो देखिएगा कैसे,
इतिहास धन इक। याद कीजिए पिछले प्रश्न में बताया था अगर मूल शब्द का पहला स्वर ई या ए आए तो आई में बदल जाएगा। तो ये जो ई है ये किस में बदल जाएगा? आई में। बीच वाले सब ऐसे कैसे रह जाएंगे? अंतिम स्वर का लोप किया और एक जोड़ दिया तो एक जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? शब्द ऐतिहासिक। क्या बनेगा? शब्द ऐतिहासिक। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऐतिहासिक। बिल्कुल गलत। ये शब्द क्या है यहाँ पर? बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार अशुद्ध शब्द कौन सा है आपका? ऐतिहासिक। क्या होना चाहिए इसको? ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय लगा है तो ये शब्द बनना चाहिए ऐतिहासिक। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा कौन सा वाला आपका? ऐतिहासिक। ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं। और देख लीजिए एक शब्द और आप बार बार इसको गलती करते हैं, राजनीति धन एक। तो ऐसी हालत में आ का आ ही रहेगा, ये हो गया आ। बीच वालों को नहीं छेड़ना है, अंतिम स्वर का लोप किया और एक जोड़ दिया तो क्या बना है शब्द यहाँ पर? राजनीतिक। राजनीतिक कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? राजनीतिक। ऐसे देखिएगा। और बताऊं मैं आपको, जैसे आप इस शब्द को में भी गलती करते हैं बार बार, देखिए हमारी परंपराओं में शब्द बरसे बसे, हम बार बार इनको बोलते हैं पर गलत बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान धन एक। तो ऐसे हालत में आ है ये, तो आ का क्या होना है? आ होना है। फिर बीच वाले सब ऐसे कैसे रह जाने, अंतिम स्वर का लोप किया और एक जोड़ दिया तो यहाँ पर शब्द क्या बना आपका? संवैधानिक, ना कि संवैधानिक। हम गलती करते हैं, संवैधानिक लिखते हैं, राजनीतिक राजनीतिक लिखते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखते हो? राजनीतिक। बिल्कुल गलत, यही सही है। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? संवैधानिक। ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है, संवैधानिक ही होगा। तो इस प्रकार यहाँ भी ध्यान रखना, ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। तो गलत अशुद्ध शब्द कौन सा है आपका? ये ऐतिहासिक। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार आप देखिएगा, ये आपके शुद्ध अशुद्धि का ध्यान रखना है। बोलते समय हमेशा शुद्ध बोले। जब भी आप पढ़ रहे किताब पुस्तक पढ़ते तब हमेशा क्या बोले? इनको शुद्ध ही बोले और शुद्ध ही उच्चारण करें। इससे क्या होगा? आप शुद्ध इनकी मात्रा यानी वर्तनीगत अशुद्धियों से इसके मतलब बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे आप। और आप विभिन्न नियम पढ़ते हैं, नियमों को याद रखें और इनको अलग अलग तरीके से अपने दिमाग में स्टोर रखें। महान संज्ञा आ गई है। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे व्यक्ति वस्तु या स्थान की के नाम का बोध न होकर भाव का बोध होता है। किसका बोध होता है? भाव का। तो अब ये यहाँ पर मेहनत शब्द लिखा है। मेहनत, मेहनत भी भाववाचक है लेकिन ये महान से नहीं बनी है। महानता, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महानता, महान होने का भाव। महानता क्या है? महान होने का भाव। तो इस प्रकार महान शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी आपकी? महानता, महान होने का भाव। तो मूल शब्द है यहाँ पर महान और उससे बनाए महानता शब्द जो भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 12, चावल का दाम काफी बढ़ गया। कोई वाक्य है ये, चावल का दाम काफी बढ़ गया। इस वाक्य में संज्ञा है, पहचानिए। कितने शब्द आ रहे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आप देख लीजिए यहाँ पर शब्द कौन सा है? चावल। वस्तु का नाम है चावल, तो ये संज्ञा शब्द है। बताइए चावल में कौन सी संज्ञा है? खाद्यान्न कहूं तो जातिवाचक और विशेष अन्न कहूं चावल तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चावल में क्या है? यहाँ पर संज्ञा। वस्तु का नाम है चावल। सुंदर, सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर, ध्यान दीजिएगा, सुंदरता। सुंदर में क्या लगा है? ता प्रत्यय लगा है, सुंदरता। और अभी अभी बताया था सौंदर्य, तो सुंदर में आपने यह प्रत्यय लगा है तो ये भी है। तो इस प्रकार उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब यह सुंदर, सुंदर शब्द में आपने ता प्रत्यय जोड़ा तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा? सुंदरता। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने सुंदर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा है, याद करो उल्टावाचक प्रत्यय आ गया, फिर यह प्रत्यय, तो ऊ का क्या हो जाता है? ऊ या ओ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो ये हो जाएगा औ।
बीच वाला सब ऐसे किसे रहा, अंतिम स्वर का लोप किया और यह जोड़ दिया। बताइएगा इस आधे को आप क्या करेंगे, छत पर बिठा देंगे। ये हो गया सौंदर्य। तो दोनों में क्या है, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा, सुंदर होने का भाव, और सौंदर्य भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार इसमें दोनों ही क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। रेखांकित शब्द के आधार पर, कहां है रेखांकित शब्द, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। यहाँ पर रेखांकित शब्द नहीं दे रखा, प्रश्न गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा, अब व्यक्तियों के नाम का बोध कराने वाला सर्वनाम, एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता या लेखक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक यानी लिखने वाला। जैसे मैं वक्ता हूं अभी, तो मैं बोलूंगा अपने लिए किन शब्दों का, मेरा कुछ नाम है, पर उस नाम की जगह मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगा, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मेरे लिए, मेरा, ये सब कुछ इनका प्रयोग करूंगा। अगर मैं एक वचन में हूं, अगर मैं बहुवचन में हूं तो हम, हमारा, हमसे, हमको, हम पर आदि शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो ये उत्तम पुरुष है। और अगर आगे श्रोता यानी सुनने वाला या पाठक के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसे मैं तो हो गया वक्ता यानी उत्तम पुरुष, आप सब लोग हो गए श्रोता यानी मध्यम पुरुष। तो मैं आप सब लोग, अगर आप छोटे हैं तो क्या बोलूंगा, तू, तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, तुझको आदि शब्दों का, तुम्हारे, तुम्हारे लिए आदि का प्रयोग करूंगा। और अगर आप बड़े हो तो मैं आप, आपको, आपसे, आपका आदि शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो श्रोता और पाठक के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन से हो जाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता, लेखक और श्रोता पाठक को छोड़कर तीसरे की बात करें, थर्ड पर्सन की बात करें, तो उसके लिए आ जाएंगे कौन से, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए कोई पास में बैठा है, आप, मैं श्रोता और आप वक्ता, समझ कीजिएगा, मैं तो वक्ता हो गया और आप श्रोता हो गए। और हम तीसरे की बात करें, मैं आपको जानता हूं, उन्हें नहीं, तो वो उन्हें यानी थर्ड पर्सन। तो अगर पास में तो यह, ये, इन्हें, इसका, इसकी, इसको, इन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई दूर है तो वह, वे, उन्हें, उसका, उसको, उसकी, उसका आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके ये तीन भेद, और यहाँ पर कोई शब्द नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बता रहा हूं। व्यक्तियों के नाम का भेद बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसके तीन भेद होते हैं। और एक तो हो गया उत्तम पुरुष जो किसके लिए प्रयुक्त होगा, वक्ता या लेखक, बोलने वाला और लिखने वाला। आप पत्र लिख रहे पापा को, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं, तो मैं ठीक हूं यानी वक्ता है बोलने वाला, लेखक है बोलने वाला, खुद लिखने वाला। और श्रोता यानी आप, तुम, तू, तुम्हें आदि, तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और इन दोनों को छोड़कर अन्य की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 15, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। वह आप ही चला गया, याद कीजिए निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में निजता का बोध कराने वाला शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। या कहें वाक्य में कर्ता के लिए पुनः प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, वाक्य में जो कर्ता है, कार्य करने वाला है, उसके लिए ही वापस दोबारा प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो अभी ये आप जो आया है ये किसके लिए आया है, वह के लिए आया है। और कर्ता कौन है भाई साहब, वह है, तो वह के लिए आप आया है। तो ये कौन सा सर्वनाम है आपका, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है ये, निजवाचक सर्वनाम। अगर मान लीजिए वो ऐसा लिखता, वह स्वयं चला जाएगा,
तो बताइए ये जो स्वयं है ये किसके लिए आ रहा है? वह के लिए, यानी कर्ता के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पर कर्ता की जगह नाम लिख दे राम, राम खुद ही पढ़ लेगा, राम खुद ही पढ़ लेगा, राम खुद ही पढ़ लेगा। तो बताइए यहां पर ये खुद शब्द किसके लिए आ रहा है? इस राम के लिए, कर्ता के लिए आ रहा है। तो वाक्य में कर्ता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का पुनः प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह आप ही चला जाएगा, जाने वाला कौन है, क्रिया करने वाला कौन है? वह। और तो ये आप ही शब्द किसके लिए आया? कर्ता के लिए आया। तो इसमें 100% कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। ध्यान दीजिएगा, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम, पहली बात तो बात करो कि सर्वनाम होते कितने प्रकार के? सर्वनाम मूल रूप से होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। जान लेते हैं कौन कौन से। एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक तो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तियों के नाम का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति 3 प्रकार के हैं, तो उसी आधार पर इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर एक हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं करता है। का मतलब नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ, कोई, किसी, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक होता है कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। एक होता है निजवाचक सर्वनाम। निजता का बोध कराने वाले, निजता, प्राइवेसी, निजता का बोध कराने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है। या कहें वाक्य में कर्ता के लिए पुनः प्रयुक्त होने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और एक होता है आपका कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जोड़ने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये मूल रूप से 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा भेद नहीं है? ढूंढ लीजिए। पुरुषवाचक है, गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक विशेषण होता है, निजवाचक भी है और प्रश्नवाचक भी है। जबकि गुणवाचक क्या होता है? विशेषण का एक प्रकार होता है। इस प्रकार यहाँ पर कौन सा सर्वनाम नहीं है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ये गुणवाचक नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा गुणवाचक। ये 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम। प्रश्न नंबर 17। यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? वाक्य में यह क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये जो यह लिखा है, यह से आप किसकी ओर संकेत कर रहे हो? घोड़ा। घोड़ा है संज्ञा। अभी पिछले प्रश्न में बताया निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर आप देखिएगा यहाँ विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऐसे हालत में ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है ये? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? संकेतवाचक विशेषण। तो वे विशेषण जो संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। चूंकि ये विशेषण सर्वनाम से बने होते हैं इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो अब ये यह उस क्या रहे? यह क्या है? यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। अगर यहाँ पर होता निश्चयवाचक सर्वनाम तो इसका पहला उत्तर निश्चयवाचक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यह से आप संकेत कर रहे हो घोड़े की तरफ, संज्ञा की तरफ, और यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो अब ये है कौन सा विशेषण? संकेतवाचक विशेषण।
वे विशेषण जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, निश्चितता की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि यहां से आप घोड़े की तरफ, यानी किसकी तरफ, घोड़े की तरफ संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत कर रहे हो, संकेतवाचक विशेषण है। और ये सर्वनाम से बने होते हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये बहुत सरल सा उत्तर निकलता है इसका। कोई भी सर्वनाम शब्द देकर आपसे विशेषण पूछे तो ये संकेतवाचक है, क्योंकि किससे बनते हैं, सर्वनाम से, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। यह क्या है, यहां पर सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, आगरा, आगरा किसी स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चमकीला, बताइए चमकीला किसी की विशेषता हो सकती है क्या, हो सकती है ना, जैसे कहीं चमकीली, चमकीला, चमकीली लाइट या चमकीला स्थान, चमकीला कपड़ा, तो विशेषता है। तो विशेषण शब्द कौन सा है यहाँ पर, चमकीला। कुछ सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, लिखना क्रिया है, जबकि आगरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इन चारों में से विशेषण शब्द कौन सा है, चमकीला। गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19, गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द के रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संज्ञा दूध की विशेषता आ रही है कि वो थोड़ा है, तो थोड़ा दूध, ध्यान देना। अब ये दूध है जो ये परिमाण योग्य है, नापने तोलने योग्य है, बताइए नाप तोल सकते हैं हम, तो ऐसे हालत में थोड़ा क्या है, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है यहाँ पर, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का कौन सा प्रकार है यहाँ पर, परिमाण। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल योग्य विशेषता को प्रकट करते हैं। तो अब ये दो दूध जो है नाप तोल योग्य है, क्या है, नाप तोल योग्य संज्ञा सर्वनाम है दूध, तो ऐसे हालत में वो कितना है, थोड़ा। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक, पर है कौन सा, मूल रूप से परिमाणवाचक विशेषण। इसका उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, तो सकर्मक और एक अकर्मक। आकर्मक क्रिया, जो आ का मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं होता है और कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े, तो वह अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया, स यानी सहित, कर्म सहित क्रिया, जिसमें कर्म होता है और कर्म होगा तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव अन्य पर भी पड़ेगा, कर्ता पर भी पड़ेगा और अन्य पर भी पड़ेगा, तो वो सकर्मक है। अब आप देखिए यहाँ पर आकर्मक है, तो कौन सी है अकर्मक, पानी बरस रहा है, कर्ता कौन है, पानी, और आप देखिए प्रभाव भी किस पर पड़ेगा, केवल पानी पर ही पड़ेगा, तो यह आकर्मक क्रिया है। आगे देख लीजिए, मैं गेहूं पिसवाता हूं, बताओ मैं पर भी प्रभाव और गेहूं पर भी प्रभाव। शाम निबंध लिखता है तो शाम पर भी प्रभाव और निबंध पर भी प्रभाव, लिखेगा काला पीला करेगा। राम मोहन को रुला रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, पानी बरस रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा पानी बरस रहा है, अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के साथ साथ अन्य पर भी पड़े, सकर्मक। तो बताइए मंदाकिनी सोती है, मंदाकिनी पर ही प्रभाव है, नहीं है, आकर्मक। बालिका निबंध लिख रही है, बिल्कुल सकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश थोड़ी फूट जाएगा, अकर्मक। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक खिलौना पाकर हंसता है, अकर्मक। लेकिन आप देख रहे हैं बालिका निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, बालिका निबंध लिख रही है। निबंध पर भी प्रभाव, कागज पर भी प्रभाव और बालिका पर भी प्रभाव, तो कर्ता पर भी प्रभाव और कर्म पर भी। क्या लिख रही है, निबंध, कर्म है निबंध, तो ऐसे हालत में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बालिका निबंध लिख रही है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। ध्यान दीजिएगा,
प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, कर्ता राम है और लिख रहा है कौन? लक्ष्मण, तो प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है ये? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया का उदाहरण है ये? प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके अन्य से करवाता है। राम नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? लक्ष्मण। पर कौन करवा रहा है? राम। तब वो लिख रहा है, लिखवाता है। तो ऐसी हालत में कौन सी क्रिया हो जाएगी ये? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न नंबर 23, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द है धीरे धीरे। ध्यान दीजिएगा, लिखने की आदत है, याद देखिए लिखना, ये धीरे धीरे किसकी विशेषता आ रही है? लिखने की। और लिखना क्या है? क्रिया। तो वे शब्द, वे अव्यय शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब ये धीरे धीरे किसके लिए आ रहा है? धीरे धीरे शब्द, लिखने की आदत। तो लिखना क्रिया है तो क्रिया विशेषण है। ये कौन सा शब्द है? धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। वे शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कार्य की विशेषता को प्रकट करने वाले अव्यय शब्द। धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे किसकी विशेषता है? लिखने की। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। एक तो हो जाता है आपका कौन सा? रीतिवाचक। कैसे? कार्य कैसे होता है? तरीका, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है स्थानवाचक, क्रिया होने का स्थान बताता है। एक होता है कालवाचक, क्रिया होने का समय बताता है। और एक होता है क्या आपका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया होने का नाप तोल कितनी हो रही है, मात्रा संबंधी विशेषता। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। और पूछू तो कौन सा क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे लिखता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तरीका है उसका चलने का, लिखने का। तो धीरे धीरे लिखने की आदत है, यानी किस तरीके से लिखता है? धीरे धीरे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? नाप तोल, क्रिया संबंधी, क्रिया होने के नाप तोल संबंधी, मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आप देखिएगा, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत ओले पड़े, ओले पड़े, क्रिया हो रही है ओले पड़ने की, और कितनी हो रही है? बहुत। तो बताओ नाप तोल बता रहा है, बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत सारा, जरा सा, ये सब क्या है? परिमाणवाचक शब्द है। तो ऐसे हालत में इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और देख लीजिए, यह लड़की सुंदर है, लड़की की विशेषता आ रही है तो विशेषण है। मैदान हरा भरा है, मैदान की विशेषता आ रही है तो ये विशेषण है। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तुम खिलाड़ी की विशेषता आ रही है तो ये भी विशेषण है। ये तीनों वाक्य विशेषण संबंधी है, जबकि क्रिया विशेषण संबंधी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, पड़ना क्रिया हो रही है, और यहाँ पर कितनी हो रही है? बहुत। तो बहुत ओले पड़े कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 25, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए। प्रतिदिन का मतलब रोजाना, डेली, हर रोज। तो प्रतिदिन बताइए, प्रतिदिन, रोज, सुबह, शाम, दिन, रात, कभी कभी, अभी अभी, ये शब्द किसको बता रहे? समय को बता रहे, काल को बता रहे। तो बताइए प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण। राम प्रतिदिन पढ़ता है, बताओ पढ़ता है प्रतिदिन, पढ़ने की विशेषता प्रतिदिन आ रही है, यानी रोजाना पढ़ता है। तो बताओ समय बता रहा नहीं बता रहा? प्रतिदिन, रोजाना, सुबह, शाम, दिन, रात, शाम को कब बता रहा है? कभी कभी, अभी अभी, हमेशा, किसको बता रहा है? समय को। तो प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया होने की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। तो प्रतिदिन शब्द किसको बता रहा है? कालवाचक क्रिया विशेषण को। राम प्रतिदिन पढ़ता है, राधा प्रतिदिन नाचती है, तो बताओ किसको बता रहा है? काल को बता रहा है, समय को बता रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, भूत का मतलब बीता हुआ, काल का मतलब समय, बीता हुआ
काल यानी बीता हुआ समय, पर कैसा है अपूर्ण। क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में होने का तो बोध होता है पर उसकी पूर्णता का पता ना चले, तो वहां पर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। आगे का विकल्प देख लेते हैं। रामो खाना खा रहा था, यही है उत्तर। रामो खाना खा रहा था, बताइए भूतकाल में हो रही क्रिया पर पूर्णता का पता नहीं चल रहा। रामो खा में आया था जब रामो क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, तो बताओ यही है अपूर्ण वर्तमान का, यही है अपूर्ण भूतकाल, यही है कौन सा आपका अपूर्ण भूतकाल। मां खाना बना चुकी है, आसन्न भूतकाल। मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है वर्तमान काल। वो हम घूमने जाएंगे भविष्य काल। लेकिन यहाँ पर रामो खाना खा रहा था, कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान काल। मैं बोल रहा हूं क्रिया का वह रूप जिससे उसके भूतकाल यानी बीते हुए समय में होने का तो बोध हो किंतु उसकी पूर्णता का पता ना चले, अपूर्ण काल। भूतकाल में चल रहा था पर पूरा नहीं हुआ था, तो रामो खाना खा रहा था, पूरा नहीं हुआ है, खाना खा रहा था, चल रहा था, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है ये, अपूर्ण भूतकाल। प्रश्न नंबर 27, राम खाता होगा, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूं अभी आपकी मम्मी क्या कर रही होंगी, तो आप बोलेंगे मम्मी खाना बना रही होंगी, खाना खा रही होंगी, या खाना खाती होंगी, खाना बनाती होंगी। बताओ वर्तमान काल की बात है पर संदिग्ध क्या है, संभावना व्यक्त कर रहे हो, संदिग्ध संदेह है नहीं है। मैं पूछूं मम्मी, और हो सकता है आप बोले मम्मी खाना बनाती होंगी, खाना खाती होंगी, और हो सकता है मम्मी बातें कर रही हो, मम्मी बैठी हो, तो आपके इस वाक्य से संदिग्ध नहीं है और वर्तमान काल की बात है, तो संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा ये, संदिग्ध वर्तमान काल। राम खाता होगा, अभी राम क्या कर रहा होगा, राम खाता होगा, पता नहीं राम पढ़ रहा हो, तो संदिग्ध है नहीं इस बात को, तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिसके वर्तमान समय में होने पर क्या हो, संदेह हो। बताओ संदिग्ध है कि नहीं, संदेह है कि नहीं, तो संदिग्ध वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत। यहां पर दे रखे तत्सम और तद्भव, तो उसमें आपको देखना तत्सम तद्भव में तद्भव और तत्सम, पहले दे रखा तद्भव फिर दे रखा पीछे तत्सम, तो कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है। अद्रक, अद्रक तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, अद्रक। अनाड़ी, अनाड़ी बिल्कुल ठीक है। अमी, अमृत। अपना का आत्म, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अमी, अमी नहीं होगा। अमृत का तद्भव होता है अमीय। क्या होता है इसका तद्भव, अमीय। अमृत का अमीय होगा ना कि अमी होगा, तो ये गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा गलत है यहाँ पर, अमी, अमी नहीं होगा, अमीय होता है। अमृत होता है तत्सम और उसका पूछे कि तद्भव क्या है, तो अमीय है, यहाँ पर अमी लिखा है, गलत। अपना आत्म होता है, अद्रक का अद्रक होता है, अनाड़ी का अनाड़ी, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 29, अंश, अंश। ध्यान दीजिएगा शब्द युग में है, ये क्या है, शब्द युग। आपने पढ़ा होगा मेरा अंश यानी मेरा हिस्सा, मेरा भाग, और अंश यानी होता है कंधा। अंश का मतलब क्या होता है, कंधा, और अंश का मतलब होता है हिस्सा, भाग। ढूंढ लीजिए, कंधा हिस्सा गलत, हिंसा हिस्सा, अंश का मतलब हिस्सा और अंश का मतलब कंधा, ये रहा इसका। अंश यानी मेरा हिस्सा, मेरा अंश, मेरा अंश कहाँ है, मतलब मेरा अंश कहाँ है, और कोई अंश यानी कि कंधा, और अंश का मतलब हिस्सा, तो हिस्सा और कंधा। प्रश्न नंबर 30, सही अर्थ वाला शब्द युग में नहीं है, यहां भी रुकना है आपको, गलत कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपकी परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं। अनिल यानी हवा, ठीक है, और अनल यानी आग, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। अली यानी मोर, अली यानी भौरा, अली यानी सखी। अली मोर, अली मोर को भी कहते हैं और भौरे को भी कहते हैं, अली यानी सखी, हाँ ठीक है, ये चल जाएगा। आदि यानी आरंभ, आदिकाल, आरंभ, और आदि यानी अभ्यस्त, आदतन, अभ्यस्त आदतन यानी लत, अब जलज, जलज यानी कमल, और जलद यानी बादल,
जलज यानी तो कमल और गलत, ध्यान दीजिएगा ये गलत हो गया। यहां पर अगर जलधि होता, अगर जलधि होता तो समुद्र हो जाता, ठीक है, लेकिन यहां देखा जलद, तो जलद का मतलब तो होता है बादल। बताइए जल का दान कौन करता है? जलद, द का मतलब दान देने वाला, बादल है, जबकि ये क्या है? धी यानी धारण करने वाला, समुद्र है, और जलद जल में उत्पन्न होने वाला, जल में जन्म लेने वाला, कमल, लेकिन ये गलत हो गया, समुद्र। यहाँ पर क्या होना चाहिए? बादल। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? ये वाला, गलत। तो उत्तर हो जाएगा जलज का मतलब तो कमल होता है और जलद का मतलब होता है बादल, जबकि यहां क्या दे रखा है? समुद्र, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार आते हैं परीक्षा। इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? हनुमान जी, भगवान हनुमान जी की बात करें। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान जी। आग्नेय, अग्नि से उत्पन्न, हनुमान जी अग्नि से उत्पन्न नहीं है भाई, हनुमान जी तो अंजनी पुत्र है। हरि धन ईश, हरीश, बिल्कुल, हरि है धन ईश, दीर्घ संधि, बिल्कुल, हरीश। हरि यानी, हरि का एक अर्थ बंदर बादल भी होता है, क्षमा कीजिएगा, वानर। हरि का एक मतलब वानर भी होता है। हरि ईश, हरि धन ईश, हरि के यानी वानरों के ईश भगवान हनुमान जी है। और मारुति है, मारुत के पुत्र मारुति। तो यहाँ पर आग्नेय, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आग्नेय, हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि से उत्पन्न, अग्नि से उत्पन्न थोड़ी हनुमान जी, मारुति है वो तो, कौन पुत्र है? सूक्ष्म का विलोम, सूक्ष्म, सूक्ष्म प्रति स्थूल का विद्रोह, डॉक्टर नगेंद्र। स्थूल, सूक्ष्म का मतलब छोटा, बारीक, महीन, और स्थूल का मतलब बड़ा, विशाल, मोटा। स्थूल का मतलब बड़ा, विशाल, मोटा। तो विलोम पूछ रहा है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। प्रश्न नंबर 33, जो मुश्किल से प्राप्त हो, एकल शब्द उसे कहते हैं जो मुश्किल से प्राप्त हो। दूह धन लभ, दुर्लभ, दू का मतलब मुश्किल, कठिन, कठिनता से मिलने वाला, कठिनता से जिसका लाभ प्राप्त हो, वो क्या है? दुर्लभ। अलभ्य, जिसे प्राप्त करना संभव ना हो और नहीं, प्राप्ति नहीं कर सकते। सुलभ, जिसे प्राप्त करना सरल हो, और जिसे अलंघ्य, जिसे पार करना, जिसे अलंघ्य, लंग नांगना, जिसे पार करना संभव ना हो, वो अलग। लेकिन दुर्लभ, जिसको जो मुश्किल से पाए, दू यानी कठिन, कठिन कहो या मुश्किल से प्राप्त हो, वो क्या है आपका? दुर्लभ। दुर्लभ, याद है ना, दूल्हा, तत्सम, दुर्लभ का तत्सम क्या? तद्भव। दुर्लभ तो तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? दूल्हा। दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त होता है, तो दुर्लभ का मतलब जो मुश्किल से प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 34, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा हो जाएगी जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या है आपकी? जिज्ञासा। अगर शब्द हो जिज्ञासु, यहां तो लिखा है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का मतलब तो क्या है? जानने की इच्छा। लेकिन अगर जिज्ञासु हो तो जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला कौन है? जिज्ञासु। और जानने की इच्छा क्या है? जिज्ञासा। ध्यान रखना, ये शब्द युग्म के तरीके से भी पूछे जाते हैं और ये एकल शब्द में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जानने की इच्छा तो क्या है? जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला कौन? जिज्ञासु। आज के लिए अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मैं, प्रश्न नंबर 35। किताब का कीड़ा होना, मुहावरा है, किताब का कीड़ा होना। बताइए किताबी कीड़ा किसको बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा पढ़ता है। राम तो किताबी कीड़ा है, या राम तो किताब का कीड़ा हो गया, यानी वो बहुत ज्यादा अध्ययन करता है, बहुत अधिक पढ़ने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ये हो जाएगा आपका किताब का कीड़ा होना। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपके लिए लाया ये महत्वपूर्ण से प्रश्न, और आगे मैं पेपर में आपके लिए और भी मॉडल पेपर लेकर आऊंगा, जहां से आपको अवश्य ही आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न दिखाई देंगे। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आज आपके लिए लेकर आया। तो इन प्रश्नों का जरूरत देंगे, बार बार परीक्षा में ये आपको दिखाई दे। ध्यान रखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है आपकी आने वाली परीक्षा में। धन्यवाद।